हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं हमारे थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो कि कल हमने अधूरा छोड़ दिया था। हमने पढ़ा था नील की खेती के बारे में, जो कि दो प्रकार से होती थी। मुनरो व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। यूरोप से जो फसलें उगाई गई थी अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है, और सबसे ज़्यादा दिलचस्पी किसमें दिखाई थी? नील की मांग में, क्योंकि वो गहरा नीला रंग था। और फिर हमने इस नील की खेती के बारे में पढ़ा था कि नील की खेती कैसे होती थी। इसके दो तरीके थे, निज खेती और रैयती। तो हमने जो निज के बारे में पढ़ लिया था और रैयती के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम निज से ही शुरुआत करेंगे, ताकि आपको यह शुरुआत से पता चले जाएगा कि निज की खेती किस प्रकार से होती थी, निज प्रकार से, और क्या क्या उसकी समस्याएं थी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो पूरी जरूर देखना। निज और रैयती, ये दो तरीके थे नील की खेती के। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, यानी कि वो खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते, या तो वे जमीन खरीद लेते थे या फिर दूसरे जमींदार थे उनसे भाड़े पर ले लेते, यानी कि उसको खुद की जमीन बना लेते उसको, और मजदूरों को काम पर लगा करके नील की खेती करवाते थे। निज खेती में समस्याएं भी थी। क्या क्या समस्याएं थी देखो। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किलें आ रही थी। क्यों मुश्किलें आ रही थी? क्योंकि नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर कर सकते थे, और ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत उनको हाथ लगते, और नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत होती। क्यों जरूरत होती? क्योंकि आस पास वहाँ पर नील तैयार करने के लिए भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा जमीन चाहिए थी। इस तरह से जमीन उन्हें कहाँ मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने का प्रयास किए थे, और वहाँ पर किसानों को हटवा दिया गया था। इससे टकराव और तनाव तनाव जो थी, उस तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। मजदूरों को इंतजाम करना भी आसान नहीं था, क्योंकि बड़े बागानों के लिए बहुत ही ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त होते थे, यानी कि धान रोपण की खेती होती थी उसी टाइम पर। और बड़े पैमाने पर बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत होती थी। और हल बैल भी इसीलिए नहीं मिलते थे क्योंकि उस वो टाइम ही ऐसा था, जिस टाइम पर उनको ज़रूरत पड़ती उसी टाइम पर धान की खेती में लोग बिजी रहते थे। एक बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए। इसका मतलब ये था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो 2000 हलों की जरूरत पड़ेगी। और हल का खरीदना और उनका रख रखाव, उनका ध्यान रखना, ये एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, क्योंकि उन्हें अपने लिए इन चीज़ों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। और 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते, और इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी, यानी कि निज तरीके से 25% से भी कम खेती करते। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। ये तरीका था निज व्यवस्था का। अब रैयतों के बारे में देखिए। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध, यानी कि सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे, जो कि अनुबंध पर दस्तखत कर देते, और उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। और कर्जा लेने वाले रैयत किसको कहते हैं? हम किसानों को कहते हैं। अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर आ जाता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी, तो रैयत का कर्जा जो था, नया कर्जा मिल जाता था उसको, और वही चक्कर दोबारा से शुरू हो जाता था। यहाँ पर साइड में देखिए, खेतों में जो फैक्ट्री में लाए जा रहे थे नील के पौधों का गट्ठर, ये यहाँ पर जो नील के पौधे हैं उनके गट्ठर बनाकर ला रहे हैं। और ये देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल में मजदूर नील की खेती करते हुए, और भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष करते थे। ये देखिए, यहाँ पर पुरुषों के द्वारा चित्र दिया गया है नील की खेती की कटाई करते हुए। और ये देखिए, नील का उत्पादन किस प्रकार से होता था, यानी कि खेतों से गट्ठर लेकर आते थे और फिर उनका क्या करते थे, किस तरह से नील की खेती, जो नील उत्पादन करते थे कारखाने में। देखिए, नील की खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना है। विलियम सिम्पसन का चित्र है। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास होती थी, और कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वेटस, यानी कि होद बना दिए थे बड़े बड़े, वहां पर पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3-4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक होद का अलग काम था। हर जो 3-4 होद की जरूरत पड़ती थी ना, तो हर एक का अलग अलग काम था।
नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले उन्हें एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबो देते थे। इस हौद को क्या कहते थे? पहले उनको कई घंटों तक डुबो देते थे और इस हौद को किण्वन या फिर स्टीपर कुंड कहते थे। जब पौधे किण्वित हो जाते तो द्रव में बुलबुले उठने लगते और अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान लेती थी। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद यानी कि बीटर वाट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता और पैडलों से संघाला जाता था। जब यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जमीन पर जाती थी और ऊपर साफ द्रव निकल आता था। द्रव को छानकर अलग कर लेते और नीचे जमी जो नील की गाद यानी कि पत्तियां थी सड़ी हुई, वो नील की लुगदी को दूसरे कुंड में निथारण कुंड में डाल देती थी। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा देती थी। बिक्री के लिए जो है नील तैयार हो जाता था। यहाँ पर आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। यहाँ पर इन चित्रों के बारे में बताया है। और ये हौद में घोल बनाने के लिए एक आदमी को वहीं पर खड़ा रहते थे। देखिए यहाँ पर खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़ा रहना पड़ता था, क्योंकि उनको हिलाना पड़ता था घोल में। तो इस तरह से नील की खेती की करते थे। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत ही आकर्षित होते थे, उन्हें जल्द ही समझ में आ जाता था कि ये व्यवस्था कितनी ज़्यादा कठोर है और उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत ही कम थी। कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। क्या थी? बगान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी ये थी कि उसकी जड़ी बहुत ही गहरी थी और वे मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां पर धान की खेती नहीं कर सकते थे। इस प्रकार से जो उनके बीच में जो अफरा तफरी मच गई, जैसे कि उनके बीच में तनाव हो गया किसानों के बीच में। और नील की खेती के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश जो थे यूरोपियन आ गए थे, नील की खेती के लिए यहाँ पर जमीन ले ली और नील का जो है व्यापार फैलाने लगे ताकि अच्छे से पैसे कमा सके, क्योंकि नील की जो है मांग थी वो 95% से भी ज़्यादा हो गई थी। नील विद्रोह किस प्रकार से शुरू हुआ था? इसी प्रकार से शुरुआत हुई थी इसकी, क्योंकि किसानों को, रैयतों को लगने लगा था कि हमारी जो उपजाऊ जमीन है उसके बाद अगर नील की खेती कर लेंगे तो उसके बाद हम जो है धान की खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सारी उपजाऊ जो शक्ति थी मिट्टी की वो सारी नील ले लेता था। इस प्रकार से उन्होंने विद्रोह की स्टार्ट की थी। देखिए मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया था और वे तलवार, भाले, तीर कमान लेकर के नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगी थी। औरतें अपने बर्तन लेकर के लड़ाई में कूद पड़ी थी। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था, यानी कि समाज से उनको निकाल दिया गया था। जो भी इन नील मालिकों के, बगानों के मालिकों के लिए काम करते थे उन सभी को बहिष्कार कर दिया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंट जो थे उनकी पिटाई कर दी। रैयतों ने कसम खा ली थी कि न तो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बगान मालिकों की लाठियाओं और लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। ये और नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली थी? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत ही दमनात्मक थी, क्योंकि जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता था। आगे देखिए 1859 में नील रैयतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय मजदूरों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरदस्ती दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी थी। इन स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बगान मालिक जबरदस्ती लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेती थी। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेज जो है सरकार वो संघर्ष में उनका साथ देगी। लेकिन 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इस इलाके का दौरा किया और रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने
एक नोटिस जारी किया था कि जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकती हैं। ये किसने नोटिस जारी किया था? एस्ले ईडन ने। और इस नोटिस के आधार पर लोगों में ये खबर फैल गई थी कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। इसकी जो कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया था। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े थे। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। और इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी थी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया था और इस आयोग ने बागान मालिकों को ही दोषी पाया था। जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदा का सौदा बिल्कुल नहीं होगा। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आज से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। यानी कि जो उन्होंने पहले से कर्जा लिया हुआ है या फिर खेती कर रहे हैं उसको पूरी कर ले, लेकिन आगे से वो ना करना चाहे तो जो है मना कर सकती हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन जो है धराशायी हो गया था और इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे थे। क्या करने लगे थे? किसके ऊपर ध्यान दिया? बिहार पर। क्यों? 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा और इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। फिर भी वे उत्पादन जो है फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर के नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया था। किसे? महात्मा गांधी को, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। और 1917 में महात्मा गांधी का ये दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की एक शुरुआत थी। चंपारण आंदोलन का शुरुआत किस वजह से हुआ? ये जो इन्होंने दौरा किया था महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार का, नील की वजह से ही। आगे देखिए, वेस्ट इंडीज में नील का उत्पादन। 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो कि बेस्तियस्त लबात के कैरिबियाई द्वीपों का दौरा और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा था उसने। ये तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई है और इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। यानी कि किस प्रकार से नील का उत्पादन होता था उसके सारे चरण दर्शाए गए इस चित्र में। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधे को सेटलर वाट में डाल रहे हैं और एक और मजदूर एक मशीनी चरखी से घोल घुमा रहा था। दाएं से दूसरा जो मजदूर है वो नील की लुगदी को बोरों में भर करके सुखाने के लिए ले जा रहे थे और अगले हिस्से में दो मजदूर नील की लुगदी को हिला करके सांचे में डालने को तैयार करते, जो कि हमने ऊपर प्रक्रिया पढ़ी थी ना, नील की खेती किस प्रकार से करते थे, वो सभी प्रक्रिया एक ही बार में दिखाई गई है। आज का चैप्टर, ये वीडियो इतनी थी, काफ़ी छोटी सी वीडियो है, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको देखने में। जो हमने पढ़ी थी रैयती और निज व्यवस्था। तो निज से केवल जो है 25% ही जो खेती कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उसके लिए काफ़ी रख रखाव करना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा ज़मीन लेनी पड़ती थी नील बागानों को। और उन बागान मालिक थे उनको ज़्यादा ज़मीन मिल नहीं पाती थी क्योंकि वहाँ पर जो है किसान थे। हम किसानों को ही रैयत बोले गए हैं, इसलिए रैयती व्यवस्था थी वो किस वजह से हुई थी? रैयती तरीके से, यानी कि किसान अपनी ज़मीन के ऊपर खेती करते थे उनके लिए और बागान मालिकों के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ? उन्हें लगा कि हम हमारी ज़मीन खराब कर रहे हैं नील की खेती की वजह से और इसके बाद हम हमारी जो है फसलें नहीं उगा पाएंगे यहाँ पर। और इस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे बगावत पर उतर आए थे किसान, यानी कि रैयत बगावत पर उतर आए थे। और फिर उन्हें अंग्रेजी सरकार का भी जो है सपोर्ट मिला था। उन्हें लगा कि जो है रानी विक्टोरिया ने भी मना कर दिया है। इस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे करके ये विद्रोह फैलता चला गया और इसमें महात्मा गांधी ने चंपारण जो आंदोलन थी उसकी शुरुआत हो गई थी इसी वजह से, जो कि दक्षिण अफ्रीका से 1917 में लौटे थे। तो चंपारण आंदोलन आपसे पूछ सकता है कि कब था, किसकी वजह से हुआ था? शुरुआत हुई थी यहीं से, नील की खेती के कारण, जो कि बिहार में गए थे। तो ये था हमारा चैप्टर। आप जो है डिटेल में पढ़ोगे इसको देख देख करके तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बुक से पढ़ते हैं ना, चाहे आप ये बोलो कि समझ में नहीं आ रहा, समरी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे भी आपको काफ़ी फर्क पड़ता है। तो वीडियो को जरूर पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4। अगर बड़ा होगा तो एक ही बार में नहीं करवा पाएंगे, इसलिए उसके 2 पार्ट बनाएंगे। अगर छोटा होगा तो एक ही बार में जो उसको कंप्लीट करा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।